नमस्कार, मैं हूं अविनाश कर और सिटी लाइट में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीत सत्र के दौरान धमतरी की सीसी रोड का मुद्दा गूंजा। दरअसल धमतरी में रोड बनाने के आदेश जारी होने के बाद सड़क का काम पूरा हो चुका है, लेकिन इसके टेंडर को निरस्त कर दिया गया है, जिसे लेकर बीजेपी विधायक रंजना साहू ने सवाल उठाते हुए पूछा कि काम पूरा हो चुका है, अब इसकी पेमेंट कौन करेगा। बीजेपी विधायकों ने मामले में जांच कराए जाने की मांग की, जिसका जवाब नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने दिया और कहा कि प्रस्तावित रोड निजी स्वामित्व और अवैध प्लॉटिंग क्षेत्र में होने वाले के कारण इसका टेंडर निरस्त किया गया है। साथ ही कहा कि मामले की जांच की जाएगी। चुनावी साल में सीएम शिवराज ने टीकमगढ़ से मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत टीकमगढ़ जिले के 10,500 हितग्राहियों को आवासीय भूखंड के लिए पट्टे दिए गए हैं। योजना की सफलता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पूरे प्रदेश में योजना का लाभ लेने के लिए 14 लाख लोगों ने आवेदन किया है। राजधानी भोपाल में भी योजना के लॉन्च होते ही बीजेपी ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। बीजेपी ने 7 नंबर चौराहे पर जश्न के साथ मिठाइयां बांटी। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ जिले की टीम द्वारा जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा भू अधिकार पत्र बांटे जा रहे हैं, उसको लेके झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने आज यहाँ आतिशबाजी कर खुशी मनाई है कि झुग्गी में रहने वाला व्यक्ति का भी अपना घर होगा। एमपी सरकार धर्म स्वतंत्रता अधिनियम को लेकर आई थी, जिसमें दूसरे धर्म में शादी की सूचना 60 दिन से पहले देने का प्रावधान था। जबलपुर हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के फैसले को एमपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। लेकिन मामले के पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की जरूरत बताई है और मामले पर अगली सुनवाई के लिए 7 फरवरी की तारीख तय की है। वहीं मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला विचाराधीन है। अवैध तरीके से धर्मांतरण ना हो, इस पर सरकार अपना पक्ष मजबूती से रखेगी। इधर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, बीजेपी के लोग ही इसका जवाब दे सकते हैं। कोर्ट में विषय विचाराधीन है। राज्य सरकार अवैध धर्मांतरण न हो, इसके लिए कटिबद्ध है। हम अपने पक्ष को मजबूती के साथ में सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। संभवतः 7 तारीख को सुनवाई होगी। धर्मांतरण की बात मैं करता नहीं हूँ। हम तो सब धर्मों का आदर करते हैं। ये तो केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इसका जवाब दे सकते हैं। बीजेपी 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव में जीत कर आए जनप्रतिनिधियों को अपना ताकत बता रही है। बीजेपी नगरीय निकाय जनप्रतिनिधियों को ट्रेनिंग दे रही है, जिसका आयोजन जबलपुर में किया गया। जबलपुर के संभागीय बीजेपी कार्यालय में नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों को 5 सेशंस में ट्रेनिंग दी गई, जिसमें प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल हुए। इस मौके पर वीडी शर्मा ने नगरीय निकाय के बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को संगठन के कार्य विस्तार से समझाए। साथ ही कहा कि नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधि बीजेपी का जमीनी आधार है और बीजेपी इनके जरिए अपनी ताकत को प्रशिक्षित कर रही है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने पहली बार ग्रामीण निकाय और नगर निकाय के जो प्रशिक्षण हैं, जो कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में जीत करके आए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बेस ताकत है, इसके प्रशिक्षण हमने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर किए हैं। चुनावी साल में एमपी की सड़कें चमचमाती हुई दिखाई देंगी। दरअसल बीजेपी 2023 के विधानसभा चुनाव में विकास को मुख्य मुद्दा बनाएगी। इसीलिए विधानसभा चुनाव आने से पहले सरकार विधायकों के द्वारा सड़कों के लिए प्रस्ताव पर खजाना खोलने जा रही है। सूबे के विधायकों से मिले प्रस्ताव के बाद सरकार ने मानसून में खराब हुई सड़कों के नवीनीकरण और मजबूती का प्लान तैयार किया है। इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। सड़कों को लेकर विपक्ष ने आरोप लगाया कि विकास के नाम पर सरकार भेदभाव कर रही है, तो वहीं कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी सरकार जनता के लिए काम करती है, भेदभाव नहीं करती। शिवराज सिंह जी सड़कें बांट रहे हैं। मैंने खुद प्रस्ताव दिए थे, आज तक एक भी काम नहीं किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के हमारे जिले में ही एक
विधायक के क्षेत्र में 10-12 सड़कें मंजूर की। भारतीय जनता पार्टी समग्र और समेकित विकास करती है। कांग्रेस के विधायक जबरदस्ती अपनी फेस सेविंग के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो बताएं ना विधायक निधि में उन्होंने क्या किया। एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में एक बार फिर गुटबाजी उजागर हुई है। चंबल अंचल में बीजेपी की गुटबाजी पार्टी पर हावी होती जा रही है। यही कारण है कि अब बीजेपी में सिंधिया समर्थक वर्सेस बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई पार्टी को नुकसान कर रही है। दरअसल बीजेपी के पूर्व विधायक सत्यपाल सिंह सिकरवार ने अपना दर्द बयां किया है। सिकरवार ने कहा कि अब बीजेपी की लड़ाई किसी दूसरी पार्टी से नहीं बल्कि खुद से चल रही है। जो पहले कभी कांग्रेस की स्थिति हुआ करती थी वो अब बीजेपी पार्टी की हो गई है। उनका कहना है कि बीजेपी के हालात ऐसे हैं कि जमीनी कार्यकर्ता काफी हताश और निराश है, तो वहीं कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस नेता आरपी सिंह का कहना है कि निश्चित रूप से आगामी विधानसभा चुनाव में सिंधिया और उनकी गैंग ही बीजेपी की हार का कारण बनेगी। कि जो पहले कांग्रेस की स्थिति थी वो अब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति होने जा रही है। जिन लोगों से हमने बरसों लड़ाई लड़ी, जिन लोगों ने जिन माफियाओं से हमने बरसों लड़ाई लड़ी, आज वो भारतीय जनता पार्टी के नेता बनकर हमारे बीच आएंगे तो कैसे स्वीकार करेंगे। ये लड़ाई तो निश्चित है भारतीय जनता पार्टी में आज भी बनी हुई है कि जिस प्रकार से वहाँ पे अभी भारतीय जनता पार्टी में द्वंद्व चल रहा है या मलयुद्ध चल रहा है, अब निश्चित रूप से देखेंगे सिंधिया जी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी अंतर्द्वंद से ही समाप्त हो जाएगी। बिलासपुर में निगम सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं। शहर और निगम में कांग्रेस का कब्जा है। इसके साथ ही चुनावी साल भी शुरू हो गया है। ऐसे में बीजेपी ने वार्ड के विकास को लेकर शहर में अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी विकास खोजो अभियान के जरिए वार्ड भ्रमण का और चौपाल लगाकर जनता के बीच जा रही है और निगम सरकार के खिलाफ कैंपेन चला रही है। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश और निगम सरकार ने इन 3-4 वर्षों में कोई काम नहीं किया, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। और लगभग 8,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं मुझे मात्र 27 वार्ड में। तो जन आकांक्षाओं में विकास में ये सरकार बुरी तरह से विफल है, पूरी तरह से। विकास खोजो यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी का जो चल रहा है, क्योंकि 20 साल हमारे वाले यहाँ के विधायक रहे हैं, 20 साल में उन्होंने क्या क्या यहाँ पे उन्होंने विकास कार्य किए, उसी को ढूंढ रहे कि मैं कहाँ क्या क्या काम किया हूँ, उनको मिल नहीं रहा है। इंदौर में 8 से 12 जनवरी तक प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू हो गई है। शहर में अगले 72 घंटे तक लगातार 24 घंटे काम कर सारे अधूरे कामों को पूरा किया जाएगा। इसमें रंग रोगन, लाइटिंग, होर्डिंग का काम पूरा करना है। सम्मेलन के चलते पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। विदेशी मेहमान को इंदौरी स्वाद का जायका चखाने के लिए 56 दुकान एसोसिएशन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। तो वहीं जिला प्रशासन सभी विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को विशेष ट्रेनिंग देने के साथ बेहतर समन्वय बनाने पर जोर दे रही है। प्रवासी भारतीयों के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ऑलमोस्ट हमारा डेकोरेशन का काम पूरा हो गया है, लाइट डेकोरेशन भी ऑलमोस्ट हो गया है, ड्रेस कोड हमारा सभी का कंप्लीट हो चुका है, जो ड्रेस हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है वो तक भी हो चुकी है। अभी हम लोग है ना आयोजन के लेकर है ना हम ऑफिसर्स की ना ड्यूटी है, उनके ना ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और एक माइक्रो प्लानिंग है, उसके ऊपर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। सो लगातार हम लोग है ना ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी रख रहे हैं। आरक्षण को लेकर बीजेपी ने रायपुर के अंबेडकर चौक में धरना दिया और सीएम निवास के घेराव की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने ऑक्सी जोन के पास रोक लिया। इसी दौरान पुलिस और बीजेपी नेताओं के बीच जमकर झूमा झटकी हुई। पुलिस ने बिना इजाजत सड़क बाधित करने के आरोप में कई बीजेपी नेताओं को हिरासत में ले लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व सीएम रमन सिंह, विधायक बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, सांसद सुनील सोनी, पूर्व सांसद नंद कुमार साय समेत कई पदाधिकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इससे पहले अंबेडकर चौक में सभी बीजेपी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और राज्य सरकार से क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट को पेश करने की मांग की। साथ ही आरक्षण संशोधन विधेयक बिल को लेकर राज्यपाल की ओर से राज्य सरकार से किए गए 10 सवालों के जवाब सार्वजनिक करने की मांग की। पीएम हाउस जा रहे हैं, विरोध प्रकट करने जा रहे हैं। जो इस प्रकार भूपेश बघेल विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर संविधान का अपमान कर रहा है, जिस प्रकार गवर्नर का अपमान कर रहा है, जिस प्रकार आरक्षण में भ्रम फैला रहा है, इस विषय से हम लोग आगे जा रहे हैं मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने। ये निश्चित रूप से या तो पुलिस हमको गिरफ्तार करे या मुख्यमंत्री निवास तक जाने दे। ये प्रजातंत्र कोई इमरजेंसी थोड़ी लगा है यहाँ।
वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदेश भर से शिक्षक पहले राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर जुटे और फिर रैली निकालकर विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर बलपूर्वक सहायक शिक्षकों को पहले ही रोक दिया, जिसके बाद सहायक शिक्षक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर वापस लौट आए। सहायक शिक्षकों ने आरोप लगाया कि उनके आंदोलन को कमजोर करने के लिए पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल किया गया। वहीं प्रदर्शन में शामिल सहायक शिक्षकों ने अपनी मांगे जल्द पूरी नहीं होने पर अगले महीने से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी है। हमारी लोगों की सिर्फ एक सूत्री मांग है, पुरानी सेवा की गणना करते हुए सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर की जाए, समस्त सर्ववर्गों की वेतन विसंगति दूर किया जाए। बेमेतरा के बिरला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक युवक ने जमकर हंगामा किया। युवक ने एक नर्स के साथ बदतमीजी करते हुए गाली गलौज की, जिसके बाद स्वास्थ्य केंद्र के सभी कर्मचारी लामबंद होकर थाने पहुंचे और युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। लेकिन थाने में शिकायत के बाद भी आरोपी युवक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे नाराज स्वास्थ्य केंद्र के पूरे स्टाफ ने धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि बीती रात ग्राम रामपुर भाई की युवती यामिनी रावत की तबियत खराब हो गई थी, जिसे बेहतर इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ने उसे मेकाहारा रेफर किया था, जिसे लेकर एक युवक ने हॉस्पिटल में पहुंचकर नर्स के साथ बदसलूकी की और नर्स पर टेबल से हमला कर दिया, जिससे नर्स घायल हो गई। हालांकि स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ के प्रदर्शन के बाद कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लिया और एसडीओपी ने अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य कर्मचारियों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। रात को नाइट ड्यूटी में एक ज्ञात व्यक्ति आया, उसका नाम जितेंद्र जोशी है। उसने मेरे साथ गाली गलौज मारने की धमकी, मेरे इज्जत के साथ खेलने की धमकी दी है मेरे को। पुलिस को कंप्लेन किया है, अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुआ। बस हम उसको अरेस्ट की मांग करते हैं और हमें सुरक्षा प्रदान किया जाए। एक आदमी है जितेंद्र जोशी नाम का, वो आ करके मतलब रिफ़र करने के नाम से कि रिफ़र क्यों कर रहे हो, यहीं इलाज क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसे करके थोड़ा सा स्टाफ के साथ बदतमीजी किया, तोड़फोड़ भी किया, ऐसी बातें आ रही थी। बिल्कुल विधिवत कार्रवाई होगी, एफआईआर होगी, विधिवत कार्रवाई होगी। इधर सीहोर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने जल जीवन मिशन योजना को लेकर एक्शन मोड में आ गए हैं। इस योजना की हकीकत को देखने के लिए कलेक्टर प्रवीण सिंह ने 5 गांव का दौरा किया। इस मौके पर सीहोर कलेक्टर प्रवीण सिंह नल जल योजना कार्य देखकर दंग रह गए। वर्षों से करोड़ों रुपए की योजनाएं आधी अधूरी पड़ी हैं। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने बताया कि जल जीवन मिशन के ठेकेदारों और अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती गई है, जिसके कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। इस दौरान सीहोर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने ठेकेदारों और पीएचई अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। वहीं कार्य में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट कर एफआईआर करने के निर्देश दिए हैं। जल जीवन मिशन के काम मैंने देखे हैं और जमीनी हकीकत भी उनकी देखी है। काम जो है उम्मीद के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं है। इसमें से जिस ग्राम पंचायत हम खड़े हैं वहाँ पर पिछले 1 साल से कॉन्ट्रैक्टर ने गड्ढे खोद के छोड़े हुए हैं और जो बाकी भी जगह हैं वहाँ पर भी सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को मैंने बुला लिया है। कल सुबह 10:30 बजे मैंने बुलाया है, तो मैं रिव्यू करूंगा, उनको यही निर्देश देंगे यदि आप लोग महीने डेढ़ में अपना काम पूरा नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सरगुजा संभाग के 6 जिलों में धान खरीदी की रफ्तार बेहद सुस्त नजर आ रही है। धान खरीदी के लिए महज 20 दिन बचे हैं, लेकिन किसान अब तक 60% ही धान बेच सके हैं। संभाग कमिश्नर की बैठक में इस बात का खुलासा हुआ है कि अब तक जिले में करीब 60% किसानों ने धान समितियों में बेचा है, जबकि सरगुजा संभाग के 229 उपार्जन केंद्रों में धान की खरीदी की जा रही है, जहां 1,07,66,300 क्विंटल धान की खरीदी का लक्ष्य है। लक्ष्य के मुकाबले अब तक यहां 61,65,071 क्विंटल धान की खरीदी ही हो सकी है, जो लक्ष्य के मुकाबले महज 65% है। वहीं संभाग में अब तक महज 62% ही धान का उठाव हो पाया है। ऐसे में खराब मौसम और बारिश की आशंका को देखते हुए भी जल्द से जल्द धान उठाव के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही किसानों के लिए एटीएम स्थापित करने के लिए संभाग कमिश्नर ने निर्देश जारी किए हैं। हालांकि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सीईओ का कहना है कि सभी पंजीकृत किसानों का धान खरीद लिया जाएगा। सरगुजा संभाग अंतर्गत 229 उपार्जन केंद्र के माध्यम से धान खरीदी का कार्य शासन के निर्देशानुसार शासन के धान खरीदी नीति घोषित नीति के अनुसार से प्रगति पर है, जिसमें आज दिनांक पर 61,65,000 कुंटल धान खरीदी की जा चुकी है कुंटल की, और जिसमें कि 60% का परिवहन भी सुनिश्चित हो चुका है।
राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में ठंड को देखते हुए जिलाधिकारियों ने अपने अपने जिलों में स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया है। हालांकि अब भी रायपुर में स्कूलों की टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। रायपुर का न्यूनतम तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं परिजनों ने मांग की है कि बच्चों के स्कूलों का समय सुबह 7 बजे के बजाय 9 बजे से करना चाहिए, ताकि बच्चों को स्कूल आने में दिक्कत न हो। वहीं उत्तरी छत्तीसगढ़ के कई जिलों में कड़ाके की ठंड को देखते हुए 7 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। स्कूलों में क्या है, बच्चों का जो टाइम टेबल है वो सवेरे चेंज होना चाहिए। इसलिए क्या है, बच्चे क्या जल्दी नहीं उठ पाते ठंड के कारण, इसलिए क्या बच्चों का टाइमिंग जो है ना उसको चेंज करना चाहिए। यदि बहुत ठंड पड़ती है, ऐसी स्थिति में समय में परिवर्तन तो अन्य राज्यों की तरह या हमारे छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों की तरह हमारे यहाँ भी किया जा सकता है और इस संबंध में शासन निर्णय लेती है। आज की परिस्थिति यह है कि सूरज ही नहीं निकला है और बच्चे बीमार पड़ेंगे, खांसी सर्दी होगी ज़रूर, और परीक्षाओं का टाइम है आने वाला है, तो इस वक्त बच्चों का बीमार पड़ना ठीक नहीं है। स्कूलों को ध्यान देना पड़ेगा अपने टाइम का। एमपी पुलिस के बड़े अभियानों में से एक ऑपरेशन मुस्कान में भोपाल नंबर 1 पर है। कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद भोपाल पुलिस ने 118 बच्चों को ढूंढने में कामयाबी हासिल की है। ऑपरेशन मुस्कान सभी जिलों में चलाया गया, जिनकी रिपोर्ट सामने आई है। भोपाल के बाद इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत दूसरे जिलों का नंबर आता है। पुलिस मुख्यालय की सीआईडी की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि ऑपरेशन मुस्कान घर से संदिग्ध हालात में लापता नाबालिग बालक बालिकाओं की तलाश के लिए शुरू किया गया था। इनमें कई लड़कियां देश के अलग अलग राज्यों में मिली। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि पहले जहां इन बच्चों को घर में पहुंचाने में 70 दिन का समय लगता था, लेकिन कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद से महज 12 दिन में बच्चों को घर पहुंचा दिया गया। 2018 में जो लगभग 70 दिन लग रहे थे हमें एक जो घर से गया हुए बच्चे को रिकवर करने में, वो घट करके 12 दिन पर हम लोग ले करके आ पाए हैं। तो ये हमारी कुछ उपलब्धियां रही हैं। हम लोगों ने अपनी जो कोर्ट्स हैं, चाहे आयुक्त की न्यायालय हो, चाहे सहायक पुलिस आयुक्त की न्यायालय हो या उप आयुक्त हो। एक तरफ शिक्षा विभाग जिले की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद करता है, मगर दूसरी तरफ सरगुजा जिले में शिक्षा व्यवस्था के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ग्राम बसा झाल में पढ़ने वाले हाई स्कूल समेत मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल के बच्चे जिले के कलेक्टर, प्रदेश के सीएम और देश के प्रधानमंत्री तक का नाम नहीं जानते। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जिले में शिक्षा का स्तर क्या है। हालांकि शिक्षा अधिकारी हर हफ्ते छात्रों को जनरल नॉलेज देने की बात जरूर कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कौन है? मालूम है आपको? यहाँ का सरपंच कौन है? नहीं, वो भी नहीं पता है। दूसरी बच्चे को मुख्यमंत्री का नाम मालूम है? किसी बच्चे का मुख्यमंत्री का नाम? प्राचार्यों की मीटिंग लेके सभी को निर्देश दिया गया है कि उनको बच्चों का जनरल नॉलेज, पढ़ाई के साथ साथ जनरल नॉलेज भी बढ़ाएं। और हर शनिवार को बैगलेस डे मनाया जाता है, उसमें यही सब चीज़ों की जानकारी बच्चों को देनी है। तो फिर से सबको निर्देश दिया जाएगा कि बच्चों को जनरल नॉलेज भी पढ़ाया जाए। रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 27 में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। आलम यह है कि विधायक से लेकर जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक तक प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के लिए डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर है। इधर चुनाव के पहले जारी मतदाता सूची में 450 से अधिक नए वोटर्स के नाम जुड़ने से बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के दबाव में प्रशासन काम कर रही है और अनाप शनाप नाम मतदाता सूची में जोड़े गए हैं। ऐसे में सियासी पारा गरमाया है। वहीं बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की हताशा साफ दिख रही है। बीजेपी अपना जनाधार खो चुकी है, कांग्रेस वार्ड चुनाव जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव प्रचार में पूरी तरीके से बढ़िया ढंग से लगी हुई है। पूरी एकजुटता के साथ भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को लड़ रही है और जिसका निश्चित रूप से एक सकारात्मक परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। कांग्रेस शुरू दिन से घबराई हुई इस चुनाव में उतरी है। तैयारियां बहुत अच्छी हैं और आज सभी पूरा
पार्टी सारे वरिष्ठ लोग मिल करके एक जनसंपर्क में निकले हैं ताकि एक मैसेज जाए कि पार्टी बहुत गंभीरता से इस चुनाव को ले रही है। ये जो मतदाता सूची है जिसका निर्माण निर्वाचन के कार्यालय के द्वारा होता है, तो इसमें बीजेपी का आरोप लगाना कि इसमें 400 मतदाता पड़े हैं जो संदेह पैदा कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर बीजेपी की हताशा है। सीएम भूपेश बघेल के आमंत्रण पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यों ने आज मिलेट से बने व्यंजनों का लुत्फ उठाया। इस अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मुझे रागी का हलवा बेहद पसंद है। साल 2023 मिलेट वर्ष के रूप में घोषित हुआ है। पिछले साल हमने 52,000 क्विंटल कोदो कुट